वेलकम टू एस पी स्मार्ट हाइब्रिड स्कूलिंग सिस्टम। बच्चे, आज हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के कुछ थ्योरी डिस्कस करेंगे, फिर इसके जेईई मेन के पीवाईक्यू क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म हम लोग देखने जा रहे हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो हम लोग डिफ़ाइन करते हैं, ये डिफ़ाइन करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड एंड इट्स आयन इन सॉल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पे बताया फॉर एनी इलेक्ट्रोड, अगर किसी इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात करें तो वो दो टाइप के होते हैं, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एंड रिडक्शन पोटेंशियल, और दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल होता है, बस साइन अपोजिट होता है। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल रिडक्शन पोटेंशियल के इक्वल होगा, बस साइन अपोजिट होगा। फॉर एग्जांपल, अगर हम लोग स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ जिंक की बात करें Zn2+ से Zn, तो इसकी वैल्यू होती है -0.76 वोल्ट। तो इसी का अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिखेंगे तो उसके लिए लिखेंगे Zn से Zn2+, ये माइनस से प्लस हो जाएगा, +0.76 वोल्ट। मतलब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल मैग्नीट्यूड में इक्वल है, साइन अपोजिट होगा। अगर EMF ऑफ सेल, जिसे ई सेल लिखें या EMF लिखें, एक ही चीज़ है, इसकी वैल्यू होती है रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। इसी फॉर्मूला का यूज करेंगे हम लोग क्वेश्चन में भी। और अगर हम लोग रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड लें और एनोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लें, तो रिडक्शन को ऑक्सीडेशन में चेंज करने के लिए माइनस होता है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो सिर्फ एक ही फॉर्मूला याद रखो, इससे हम लोग सॉल्व कर लेंगे। E0 सेल की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी, अगर हमारा सेल वर्क कर रहा है तो EMF ऑफ सेल ऑलवेज पॉजिटिव होगा। एंड एनोड विल बी इलेक्ट्रोड ऑफ लो रिडक्शन पोटेंशियल। अगर हमारे पास दो इलेक्ट्रोड है, दोनों का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिफरेंट है, तो जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कम होगा उसका एनोड बनाते हैं, जिसका ज़्यादा होगा उसका कैथोड लेंगे। अगर स्टैंडर्ड EMF की बात करेंगे तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। नेक्स्ट है ग्रेटर दी SRP। अगर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ज़्यादा होगी तो इसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होने से रिडक्शन की टेंडेंसी ज़्यादा होती है, और जिसकी रिडक्शन की टेंडेंसी ज़्यादा होगी वो बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, मतलब ऑक्सीडाइजिंग पावर इसकी ज़्यादा होगी। अब हम लोग गिब्स फ्री एनर्जी चेंज की बात करते हैं। तो EMF ऑफ सेल के टर्म में जो गिब्स फ्री एनर्जी है डेल्टा G, चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी, क्योंकि गिब्स फ्री एनर्जी स्टेट फंक्शन है तो एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं, चेंज निकालते हैं, तो डेल्टा G होता है -NFE सेल। N जो है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है, F जो है फेराडे कांस्टेंट है, 1 फेराडे होता है 96500 कूलॉम। ठीक है, और E सेल EMF ऑफ सेल है। और अगर स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी की बात करें, चेंज इन स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी, तो ये -NFE0 सेल होगा, तो उसमें EMF भी हम लोग स्टैंडर्ड लेंगे। अब नर्स्ट इक्वेशन देखते हैं, जिसपे न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्व करेंगे। नर्स्ट इक्वेशन बताता है इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर ऑन EMF ऑफ सेल। तो इसके लिए पहले देखो, अगर हमारा डेल्टा G की बात करें तो डेल्टा G0 + RT ln/Q, और ln/Q को अगर log बेस 10, जिसकी वैल्यू हमें दिया होता है log का, इसमें निकालना है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2.303 से, मतलब ln/Q हो जाएगा 2.303 log बेस 10 Q। ठीक है, तो डेल्टा G0 + RT ln/Q या डेल्टा G0 + 2.303 RT log बेस 10 Q, Q रिएक्शन कोसेंट है। और अगर इक्विलिब्रियम में हो तो इक्विलिब्रियम में डेल्टा G की वैल्यू 0 होती है, ये ध्यान रखना, जब इक्विलिब्रियम आता है तो डेल्टा G 0 होता है, EMF ऑफ सेल भी 0 होता है, स्टैंडर्ड EMF नहीं, EMF ऑफ सेल 0 हो जाता है। ठीक है, और जो Q है इसको हम लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखते हैं, तो डेल्टा G 0 हो जाएगा, ये इधर आएगा तो निगेटिव, डेल्टा G0 - RT ln K इक्विलिब्रियम, या -2.303, अगर इसको लॉग में लिखोगे तो 2.303 RT log बेस 10 K इक्विलिब्रियम, ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं। टेम्परेचर केल्विन में लेंगे हम लोग। E सेल E0 सेल -RT ln/Q, और अगर RT ln को log बेस 10 में कन्वर्ट करना है तो 2.303 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यही हमारा नर्स्ट इक्वेशन है। ठीक है, तो E सेल हो गया E0 सेल माइनस, अब इसमें R की वैल्यू, टेम्परेचर अगर रूम टेम्परेचर हो, और फेराडे कांस्टेंट 96500, सारे वैल्यू, रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस दैट इज़ 298 केल्विन, सारे पुट कर दोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी -0.0591/n, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड करेगा, ये 298 केल्विन पे है।
केमिकल इक्विलिब्रियम में हमने अभी ऊपर बताया ही डेल्टा जी की वैल्यू 0 होती है, ई सेल की वैल्यू 0, तो ई सेल 0 पुट कर दोगे तो log बेस 10 के ये 0 हो गया, इधर आएगा तो पॉजिटिव, ठीक है ना। तो यहाँ से इसकी वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। तो यहाँ से कभी कभी के इक्विलिब्रियम की वैल्यू हमें निकालने के लिए देता है। अब देखो जो कंसंट्रेशन सेल है वो दो टाइप के होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल एंड इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल। कंसंट्रेशन सेल है क्या? ए सेल इन विच बोथ द इलेक्ट्रोड्स आर मेड अप ऑफ सेम मटेरियल, जो दोनों इलेक्ट्रोड है वो सेम मटेरियल से बना होगा। जैसे देखो यहाँ भी जिंक, इलेक्ट्रोड भी, एनोड भी जिंक और कैथोड भी जिंक, लेकिन जो इलेक्ट्रोलाइट है इसका कंसंट्रेशन डिफरेंट है, इसीलिए इसे बोले इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल। तो इसका फॉर्मूला होगा E = 0.0591/2 log बेस 10, जो कैथोड के इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन है अपॉन एनोड के इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन। ये भी नर्स्ट इक्वेशन से ही डिराइव होता है। इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल में क्या करते हैं, इलेक्ट्रोड तो सेम होगा, देखो PtH2 PtH2, लेकिन इसका प्रेशर डिफरेंट होगा। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है तो इसका प्रेशर P1, इसका P2, तो E क्या होगा 0.0591/T log बेस 10 एनोड का प्रेशर अपॉन कैथोड का प्रेशर, ठीक है। अब जो इलेक्ट्रोड है वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। मेटल आयन इलेक्ट्रॉन, जैसे कि Zn2+ है, तो Zn2+ इलेक्ट्रॉन गेन करके Zn बनाया है, तो यहाँ पे भी नर्स्ट इक्वेशन लगा के हम लोग इक्वेशन निकाल सकते हैं, ठीक है। अब देखो थर्मोडायनामिक क्वांटिटी, ये तो हमने देख ही लिया, जो डेल्टा जी है -NF ई सेल, जो एंट्रोपी है कांस्टेंट प्रेशर पे ΔG/ΔT, ΔS, ये सारे वैल्यू है। कभी कभी ये डायरेक्ट वैल्यू ऑब्जेक्टिव में आ जाता है MCQ में, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइसिस है, इलेक्ट्रोलाइसिस के लिए हमें देखना होता है जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होगा वो कैथोड पे डिपॉजिट होगा। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से देखो इसमें कुछ एग्जांपल दिया है, अदरवाइज इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज हमने याद रखने के लिए बताया था, ले के बाबा सरदार का नाम Na+, तो देख रहे हो इसमें पोटासियम ले लिया, कैल्शियम ले लिया, सोडियम ले लिया, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है वो कैथोड पे पहले डिपॉजिट होगा, और एनोड पे एनाइन जाएगा, एनोड पे एनाइन जाएगा तो सल्फेट से ज़्यादा नाइट्रेट, फिर हाइड्रोक्साइड, फिर क्लोराइड, फिर ब्रोमाइड, फिर आयोडाइड, इसी का जनरली हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। तो कैसे करते हैं अभी क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे। और फेराडेज लॉ क्या है, फेराडेज लॉ देखो, फर्स्ट लॉ है जो मास ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड और लिबरेटेड एट एनी इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट पास थ्रू इलेक्ट्रोड एंड टाइम फॉर विच करंट इज पास्ड, I इंटू टी जो है चार्ज के इक्वल होता है, तो W = Z/Q, Z इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट है, ठीक है। तो W = Z/Q या Z/IT। सेकेंड लॉ है जो मास और उसी इलेक्ट्रोड के इक्विवेलेंट मास का रेशियो होगा वो कांस्टेंट होगा, तो W1/E1 हमेशा W2/E2, W3/E3 हमेशा किसके होगा, इक्वल होगा, ठीक है ना। ये सारे हमेशा कांस्टेंट होगा और इक्वल होगा। यहाँ से हम लोग करंट एफिशिएंसी निकालेंगे, तो एक्चुअल मास जो डिपॉजिट होगा, जो एक्सपेरिमेंटल डिपॉजिट होगा इलेक्ट्रोड पे, अपॉन थ्योरेटिकल वैल्यू इंटू 100%, ये इसकी करंट एफिशिएंसी निकालते हैं। पहले इस पर कुछ क्वेश्चन देखते हैं, फिर आगे का टर्म हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो देखो सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन नंबर 37 ले रहे हैं, जो कि फेराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस पे बेस्ड है। क्वेश्चन है द क्वांटिटी ऑफ सिल्वर डिपॉजिटेड व्हेन 1 कूलम चार्ज इज पास थ्रू AgNO3 सॉल्यूशन, ठीक है। AgNO3 से हम लोग 1 कूलम चार्ज पास किए हैं, चार्ज है हमारे पास Q = 1 कूलम, ठीक है। अब देखो AgNO3 में जो सिल्वर है वो किस फॉर्म में है, Ag+ के फॉर्म में है, डिपॉजिट होगा तो डिस्चार्ज होगा, एक इलेक्ट्रॉन गेन करके Ag बनाएगा, यही बनाएगा। अभी हमने फेराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या पढ़ा है, W = Z/Q, ठीक है। अब Q हमारे पास 1 कूलम है, तो मास क्या होगा। अच्छा एक चीज़ और, जो Z की वैल्यू है ये आता है E/96500, ठीक है ना। तो यहाँ से W अगर Z की वैल्यू पुट भी कर दो तो EQ/96500, अगर चार्ज दिया है, अगर टाइम और करंट दिया है तो Q की वैल्यू EIT हो जाएगा, Q = IT पुट कर देंगे 96500, ये सारे वैल्यू ग्राम में आएंगे, ठीक है। तो W Z की वैल्यू पुट कर देते हैं, E/Q की वैल्यू 1 है अपॉन 96500, Z की वैल्यू E/96500 इंटू Q। तो E जो सिल्वर है इसका इक्विवेलेंट मास
सिल्वर का एटॉमिक मास 108 होता है, n फैक्टर 1 होगा क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रहा है, तो 108/1 108 हो गया अपॉन 96500, ये ग्राम में आ जाएगा। ठीक है, अब इसका ऑप्शन देखो, ऑप्शन है 0.1 ग्राम सिल्वर, नहीं होगा क्योंकि इसको डिवाइड करेंगे तो 0.1 कभी नहीं आएगा। 1 केमिकल इक्विवेलेंट सिल्वर, चेक करना पड़ेगा, 1 ग्राम भी नहीं आएगा। 1 इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट सिल्वर, ये सही है, केमिकल इक्विवेलेंट नहीं, केमिकल इक्विवेलेंट जब ई के बराबर होता है 108 होता, 108 भी नहीं आ रहा है। इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट चेक करो, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट मतलब जेड, W इक्वल्स टू जेड इंटू क्यू है, क्यू की वैल्यू 1 है तो W इक्वल्स टू जेड इंटू 1, तो W जेड के इक्वल है, मतलब इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट के इक्वल ये डिपॉजिट करेगा, तो इसका डी पार्ट करेक्ट होगा। अब सिमिलर ही 38 भी है, 39 भी है, एक क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग 39 में क्या बोल रहा है, 1 फेराडे इलेक्ट्रिसिटी, चार्ज हमें दिया हुआ है 1 फेराडे, इसी को 96500 कूलॉम में ले सकते हो। लिबरेट x इंटू 10⁻⁻1 ग्राम एटम, ग्राम एटम मास नहीं हुआ, मोल होता है, ठीक है ना, ऑफ कॉपर, कॉपर कितना लिबरेट हो रहा है, x इंटू 10⁻⁻1 ग्राम एटम लिखो या मोल लिखो, एक ही चीज़ है, फ्रॉम कॉपर सल्फेट, तो x की वैल्यू क्या होगी, तो कॉपर सल्फेट में Cu2+ होता है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके कॉपर बनाएगा, तो मास W, ये मास नहीं मोल हो गया, ठीक है ना, तो मास ऑफ कॉपर जो होगा क्या होगा, E इंटू IT अपॉन 96500, तो मास कितना होगा, जितना मोल है x इंटू 10⁻⁻1 इंटू कॉपर का मोलर मास 63.5 इक्वल्स टू ई की वैल्यू क्या होगा, मोलर मास 63.5 अपॉन n फैक्टर 2 है यहाँ पे, इंटू I इंटू टी, आई टी की वैल्यू दिया है 1 फेराडे, दैट इज़ 96500 कूलॉम्ब अपॉन 96500 कूलॉम्ब। ठीक है, तो ये दोनों तो कैंसिल हो गया, 63.5 भी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा x इंटू 10⁻⁻1 इक्वल्स टू x इंटू 10⁻⁻1 इक्वल्स टू 1/2, 1/2 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 0.5। ठीक है, तो हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 5 इंटू 10⁻⁻1, तो यही तो हमारा x है, ठीक है ना, या ऐसा समझ लो, इसी फॉर्म में अगर निकालना है x की वैल्यू, तो x इंटू 10⁻⁻1 क्या होगा, 5 इंटू 10⁻⁻1, इसको ख़त्म कर दो, x इक्वल्स टू 5, तो इसका आंसर 5 आ जाएगा। अब देखो हम लोग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और नर्स्ट इक्वेशन पे कुछ क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। तो फर्स्ट जो है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पे 61 नंबर क्वेश्चन है द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल एट 298 केल्विन फॉर द फॉलोइंग हाफ सेल रिएक्शन, सबका दिया हुआ है, ठीक है। डाइक्रोमेट का रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है और Fe3+ का भी रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है, Ni2+ का रिडक्शन पोटेंशियल दिया है, Ag+ का रिडक्शन पोटेंशियल एंड गोल्ड का रिडक्शन पोटेंशियल। क्वेश्चन है कंसीडर द गिवन इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन, नंबर ऑफ मेटल्स जो ये मेटल दिया हुआ है इसकी बात कर रहा है, इसमें से कितने हैं ऑक्सीडाइज्ड बाय, बी नहीं होगा, बाय डाइक्रोमेट आयन इन एक्वस मीडियम। तो बच्चे हमने बताया एनोड उसका होता है जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा और एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, कैथोड वो होता है जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है, ठीक है। तो मेटल का ऑक्सीडेशन है, डाइक्रोमेट का यहाँ रिडक्शन हो रहा है, तो मेटल कितने मेटल ऑक्सीडाइज्ड होंगे, बोला भी गया ऑक्सीडाइज्ड होगा, तो कौन ऑक्सीडाइज होगा जिसका रिडक्शन पोटेंशियल डाइक्रोमेट से कम होगा, तो डाइक्रोमेट का रिडक्शन पोटेंशियल 1.33 वोल्ट दिया है, तो इससे कम हमारा आयरन का भी है, माइनस में है, निकल का भी है, सिल्वर का भी है, गोल्ड का ज़्यादा है, तो आयरन निकल गोल्ड नहीं होगा, सिल्वर इससे ऑक्सीडाइज होगा, तो आयरन निकल सिल्वर कितने हो गए 3, तो इसका आंसर 3 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट एक 69 नंबर क्वेश्चन नर्स्ट इक्वेशन का है, ऐसा क्वेश्चन आपके NCERT में इन टेक्स्ट क्वेश्चन भी है, उसमें pH शायद 1 दिया हुआ है, इसमें 3 दिया हुआ है, इतना ही डिफरेंस है। द हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इज डिप्ड इन ए सॉल्यूशन ऑफ pH 3 एट 25 डिग्री सेल्सियस, 25 है तो हम लोग 0.059/n वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं नर्स्ट इक्वेशन का। द पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रोड विल बी डैश इंटू 10⁻⁻2 वोल्ट, निगेटिव में बोला गया है, ठीक है, माइनस में, तो ये क्योंकि इंटीजर टाइप में बोला गया, x की वैल्यू पॉजिटिव में हमें रखना है, और इसका देखो वैल्यू भी दे दिया है 0.059, याद नहीं रहेगा तो भी हम लोग डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, हम लोग 0.0591 लेते हैं, ये 0.059 बोला है तो ये वैल्यू का यूज हम लोग करेंगे। तो
तो देखो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है और पीएच दिया है, तो पीएच का फॉर्मूला होता है माइनस लॉग बेस 10 H प्लस आयन। तो यहाँ से कंसनट्रेशन ऑफ H प्लस आयन निकाल सकते हैं, माइनस हटाओ, लॉग बेस 10 H प्लस आयन किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस ऑफ पीएच। तो कंसनट्रेशन ऑफ H प्लस आयन हो जाएगा लॉग बेस 10, अगर हटाते हैं तो दूसरे साइड 10 रेज़ टू पावर हो जाता है। तो कंसनट्रेशन ऑफ H प्लस आयन पीएच की वैल्यू क्वेश्चन में दिया है 3, तो 10 रेज़ टू पावर -3 मोलर कंसनट्रेशन ऑफ H प्लस आयन निकल गया। अब हाइड्रोजन का रिडक्शन कैसे होगा, H प्लस जो है 2 ले लेते हैं, H2 बना लेंगे, H2 का फॉर्मेशन करेगा। तो अब हम लोग नर्स्ट इक्वेशन लगाएंगे। तो नर्स्ट इक्वेशन में E इक्वल्स टू क्या होगा, E नॉट माइनस 0.059 क्वेश्चन में बोला गया है, तो यही यूज कर लेते हैं, 0.059 अपॉन n, 2 इलेक्ट्रॉन हो रहा है, लॉग बेस 10, ये हमारा गैस है, ये सॉल्यूशन है। तो गैस का क्या लेंगे, प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन अपॉन, ये सॉल्यूशन में है H प्लस, क्योंकि आयन है तो सॉल्यूशन में रहेगा, कोफिशिएंट 2 है तो स्क्वायर, ठीक है। तो E नॉट हाइड्रोजन का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल 0 होता है, माइनस 0.059/2 लॉग बेस 10। प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन हमें कितना लेना पड़ेगा, तो ये अगर क्वेश्चन में दिया होता तो वही लेते, अब नहीं दिया है तो 1 ले लेते हैं हम लोग, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 atm होता है, वही ले लेते हैं, 1 हो गया अपॉन प्रेशर कंसनट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन देखा 10 का पावर -3 का स्क्वायर, तो ये आ गया माइनस 0.059/2 लॉग बेस 10, 10 का पावर -6 होगा, ऊपर जाएगा तो 10 का पावर 6, तो इसकी वैल्यू हो जाएगा लॉग m का पावर n, n लॉग m, तो माइनस 0.059/2 इंटू 6, लॉग 10 की वैल्यू 1 होती है, ठीक है। तो अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, तो 2 3 जा 6 हो जाएगा, 3 से इसको मल्टीप्लाई करो, तो 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद आ रहा है ये माइनस 0.177 वोल्ट, ठीक है। तो हमें निकालना है 10 का पावर -2 के फॉर्म में, तो -17.7 इंटू 10 का पावर -2 वोल्ट आ जाएगा। तो माइनस हमें क्वेश्चन में पहले दिया है, तो 17.7 इसका आंसर आ जाएगा। अब देखो ये 71 नंबर क्वेश्चन जो है, इसमें कभी कभी आपको क्वेश्चन लिख के देता है, कभी इस टर्म से दे देता है, तो अभी इस टर्म में दे दिया है, इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन ऑफ लेड स्टैंडर्ड टेम्परेचर E नॉट Pb2 प्लस से Pb, Pb2 प्लस से Pb का मतलब है Pb2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया और Pb बनाया, तो इसके लिए जो हमारा E नॉट है, E नॉट वो दिया हुआ है m है, ठीक है। दूसरा है E नॉट Pb4 प्लस से Pb4 प्लस 4 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो Pb बनेगा, इसके लिए E नॉट हमें दिया है n, तो हमें निकालना है अगर Pb2 प्लस से Pb4 प्लस, E नॉट Pb मतलब ऑक्सीडेशन इज गिवन बाय m माइनस xn, द वैल्यू ऑफ x क्या होगी, तो Pb2 प्लस से Pb4 प्लस मतलब ऑक्सीडेशन की बात कर रहा है, Pb4 प्लस तो 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा, तो इसके लिए डेल्टा जी की वैल्यू क्या होगी। तो ये रिएक्शन इस दोनों रिएक्शन से कब आएगा, अब देखो E नॉट का वैल्यू हम लोग डायरेक्ट ऐड नहीं कर सकते हैं, लेकिन गिब्स फ्री एनर्जी हम लोग ऐड कर सकते हैं, तो इसके लिए डेल्टा G1 मान लो, गिब्स फ्री एनर्जी क्या होता है -NFE, n की वैल्यू 2 है, FE की वैल्यू m है, ठीक है। इसके लिए डेल्टा G2 मान लो, -n की वैल्यू 4 है, FE की वैल्यू n दिया हुआ है, -4FN। इसके लिए डेल्टा G3 मान लेते हैं, -n की वैल्यू 2 है, F और E की वैल्यू हम लोग निकालेंगे यहाँ से, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, अब ये इक्वेशन थर्ड इक्वेशन इस दोनों से कैसे होगा, Pb2 प्लस फर्स्ट में आ रहा है इक्वेशन, इसका 1 दे दो, इसका 2 दे दो, 1 में आ रहा है, ठीक है। Pb4 प्लस राइट है, तो 1 माइनस इक्वेशन 2 करो, तो देखो Pb कैंसिल, -2 उधर जाएगा +2, ये माइनस में आएगा तो उधर जाएगा प्लस, एग्जैक्ट ये इक्वेशन आ जाएगा। तो डेल्टा G3 क्या हो जाएगा, नॉट ही मान लो क्योंकि स्टैंडर्ड दिया है, तो डेल्टा G03 क्या होगा, इक्वेशन को माइनस करने से आ रहा है, तो डेल्टा G1 नॉट माइनस डेल्टा G2 नॉट, डेल्टा G3 नॉट यही आएगा। तो डेल्टा G3 का वैल्यू क्या आया, -2FE, डेल्टा G1 कितना आया है, -2FM, माइनस माइनस प्लस 4FN, यही होगा। और हमें क्वेश्चन में कैसे निकालना है, m माइनस एक्स एन के टर्म में, तो m को प्लस रखना है तो माइनस कॉमन ले लेते हैं,
तो -2 भी कॉमन आ जाएगा। ये क्या होगा, एफ भी कॉमन आ जाएगा। -2f कॉमन आ रहा है, तो यह क्या बचेगा, m -2 कॉमन लिया तो 2 बचा, n m -2n आ जाएगा। ठीक है, ये क्या है, -2fe, तो माइनस माइनस कैंसिल, 2 कैंसिल, f कैंसिल, तो e की वैल्यू क्या आ जाएगा, m -2n। ये क्या है, m -xn, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे 2, तो यहाँ से हमारा आंसर 2 आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं।